नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में आज हमारी टॉप हेडलाइन कच्चे तेल से है, जहां पर प्राइसेस में जोरदार तेजी है। 7 हफ्ते के हाईज पर कच्चे तेल के भाव हैं। पिछले हफ्ते की 4 से 5% की तेजी के बाद इस हफ्ते की शुरुआत भी यहां पर तेजी के साथ हुई है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है। रशिया यूक्रेन में एस्केलेशन देखने को मिला है और जो चाइना का ट्रेड डेटा है वो बहुत बेहतरीन नहीं है, लेकिन मार्केट्स एज ऑफ नाउ उसको इन द पॉजिटिव सेंस ले रहे हैं। साथ ही बात करेंगे यहां पर चांदी की, जहां पर लगातार चांदी होती हुई नजर आई है। भाव अब यहां पर $36 प्रति आउंस के ऊपर हैं और भारतीय बाजारों में हमने 1,06,000 प्रति किलो के ऊपर के स्तर आज निकलते हुए देखे हैं। यहां से आगे किस तरह की चाल रह सकती है, कैसे करें आप कारोबार, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चीनी की, जहाँ पर पिछला सीजन ऑफ कोर्स थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन इस सीज़न से काफ़ी सारी होप्स हैं। अब यहाँ पर किस तरह के नंबर्स निकल के आ सकते हैं, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हैं, साथ ही महेश्वरी गोल्ड के CEO अनुराग रस्तोगी एंड मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने। हम ब्रेक के बाद इसमा के DG दीपक बलानी से भी करेंगे चर्चा, लेकिन शुरुआत यहाँ पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं। तनेजा जी, हमने पिछले हफ्ते अच्छे खासे गेन्स आते हुए देखे थे। इस साल के लिए अभी भी हम इन द नेगेटिव हैं, लेकिन जो ये सडन तेजी आई है और 65-67 जैसे लेवल्स पहुंचते हुए नजर आए हैं, डॉलर की गिरावट है, रशिया यूक्रेन का युद्ध है, ओपेक में कुछ कटौती हमने आउटपुट में होते हुए देखी है। क्या फंडामेंटल्स फैक्ट्स आप वॉच कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप कुल मिला के ओवरऑल फंडामेंटल देखते हैं, चाहे वो डिमांड एंड सप्लाई के फंडामेंटल्स हों, जियोपॉलिटिक्स के फंडामेंटल हो, जो बहुत बड़ा फैक्टर एक चाइना होता है, उसके बाद कोई बहुत भारी चेंज तो इसमें आया नहीं है। चाइना से जरूर थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा उत्साह दिख रहा है, जिस तरह के डेटा चाइना से निकल के आए हैं, और साथ में कुल मिलाकर के मार्केट को लग रहा है ऐसा है कि भाई ये यूक्रेन का मसला है, हो सकता है कि आपस में अभी ड्रोन वॉर उनकी चल रही है, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं नेगोशिएटिंग टेबल पे आ सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है डिमांड को लेकर के मार्केट थोड़ी सी उत्साहित दिख रही है। उनको लगता है कि डिमांड जो है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, और ओपेक जो है अपने हिसाब से मैनूवरिंग कर रही है। जिस हिसाब से देखा है, ये तमाम चीजें जब से हो रही है, जब से ट्रम्प साहब सऊदी अरब के विजिट पे गए थे, और कुल मिलाकर के सऊदी अरब अमेरिका में, जो कि दोनों बहुत बड़े तेल के उत्पादक है, अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक है और सऊदी अरब सबसे बड़ा निर्यातक है, दोनों में कहीं ना कहीं तालमेल हुआ कि तेल की कीमतों को बहुत नीचे भी नहीं जाने देंगे, लेकिन अमेरिका की कोशिश के बहुत ऊपर भी ना जा पाए। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में इस समय प्ले हो रहा है। लेकिन जो मुझे लगता है, जो अभी पिछले 48 घंटे में हमने देखा, उसमें बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि जो अभी भी डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल्स बहुत अहमियत रखते हैं, वही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन चूंकि ऑयल जो है वो जियोपॉलिटिकल कमोडिटी है, जियोपॉलिटिक्स की अनसर्टेनिटी है, वो भी कीमत में प्रीमियम जो बरकरार रखे हुए है। जब अगर आप देख रहे हैं आज की तारीख में $5 से $60 का प्रीमियम तो जियोपॉलिटिक्स का है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 65-67 हो रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। कीमतें जो है वो इसी की रेंज में रहने वाली हैं, $62-63 से लेकर के $70 पर बैरल। कभी हो सकता है 68 हो जाए, 72 भी हो जाएगा, और ये भी बीच में दौर आ सकता है कि वो 60 से नीचे चला जाए। लेकिन औसत जो है, एवरेज जो है, वो $62 और $63 से लेकर 70 के बीच में ही घूमेगा। अभी जब तक कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्रिगर परिवर्तन ना आ जाए, या कोई डिमांड एकाएक किसी देश से या किसी रीजन से बहुत डिमांड बढ़ती नजर आए, मुझे ऐसा होता भी नजर नहीं आता। तो जब तक कोई बहुत बड़ा कोई प्ले ना हो जाए मार्केट में या लैंडस्केप है, जियोपॉलिटिकल डिमांड सप्लाई में कीमतें 62-63-70 के बीच में होंगी। बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अगर एकदम वो 67 हो जाए तो उसका कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। ये डे टू डे प्ले होता है जो चलता रहेगा। नरेंद्र जी, एक और, जब हम समर सीजन आता हुआ देखते हैं तो समर सीजनल डिमांड भी है, अटलांटिक हरिकेन सीजन भी है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर मार्केट्स में यूएस का ऑयल एंड रिग काउंट भी लगातार गिरता हुआ देखा है। क्या यूएस साइड से कुछ सपोर्ट आता हुआ देखते हैं? देखिए, एक चीज का हमको ध्यान रखना होगा, टीवी चैनल्स में, मीडिया में खासतौर से रिग काउंट को लेकर के बड़ी चर्चा होती है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, रिग बहुत भारी मशीन होती है, उसको कोई भी कंपनी डिप्लॉय करती है, लगाती है, उसकी महीनों पहले प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं है कि रिग काउंट जो है वो तेल की कीमत ऊपरी हुई है, नीचे हुई है और एक दिन के अंदर वो वहां बढ़ जाता है या घट जाता है। जो रिग काउंट की आप चर्चा कर रहे हैं, वो उसकी वो 3 महीने पहले की जो रियलिटी थी उसके बेसिस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि रिग एक ना ही आते हैं, ना ही अवेलेबल होते हैं, ना ही उनको लगाया जाता है, और ना ही कोई कीमतों में उनसे फर्क आता है। तो इसलिए कुल मिला के अभी जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो जो लैंडस्केप कुल मिला के चल रहा है। गर्मियों में आमतौर से डिमांड जो है, जब गर्मियों का सीजन होता है, हॉलिडे सीजन होता है, तो पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ती है, खासतौर से पश्चिमी देशों में। लेकिन अभी जो है वो कितनी बढ़ेगी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि जब भी गर्मियों का सीजन आता है तो ये डिमांड बढ़ती है, और वो होगा, और वो कीमत में भी रिफ्लेक्ट होगा।
क्या वो $70 का जो बैरियर है उसको क्रॉस कर जाएगा? मुझे अभी ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि कुल मिलाकर के वेस्टर्न रीजन में भी खासतौर से जिस तरह की नीतियां अमेरिका अपना रहा है, काफी मतलब डिप्रेस्ड है लोग, बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आता, ना अर्थव्यवस्था ना लोग बाग। तो इसलिए बहुत ज्यादा कोई डिमांड बढ़ जाएगी मुझे ऐसा नहीं लगता। नॉर्मल जो सीजन में बढ़ती है, बहुत जाड़ा होता है, बहुत गर्मी होती है, डिमांड हमेशा बढ़ती है, वही रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन 70 का जो डॉलर का जो मार्क है उसको क्रॉस कर जाएगा, हो सकता है 1-2 सप्ताह के लिए कर जाए, 72 पहुंच जाए, लेकिन वो सस्टेन वहां नहीं कर पाएगा। पॉइंट टेकन। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गिरावट या तेज़ी देखने को मिलेगी फिलहाल ऐसा नहीं लगता। किशोर, आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस? अगर यहाँ पर कोई ट्रेड लेना हो, पोजिशनल कॉल हो, तो क्या करें? आई थिंक आई क्वाइट एग्री विद तनेजा जी। और यहाँ पे बहुत सारे जो फैक्टर्स है कि सस्टेनेबल तेजी के लिए इशारा नहीं कर रहे हैं। और जो खास करके जो करंट जो तेजी आया है कि थोड़ा पॉजिटिव माहौल है, रिस्की एसेट्स में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। और चाइना और यूएस के बीच में जो कुछ बातचीत चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव असर देख रहे हैं, बट ये सस्टेनेबल नहीं है मेरे हिसाब से। ब्रेंट अराउंड $70 के ऊपर जाना मुश्किल है, एंड WTI अराउंड $65-66 के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर थोड़ा भी अगर एक $1.5 का उछाला आता है तो मैं वहां पे बिकवाली का सलाह दूंगा। इंट्राडे के हिसाब से मैं आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव रह सकता है। ओवरऑल रिस्क ऑन सेंटिमेंट है, तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ से 5600 से 5670 5665 तक आपको अपसाइड दिखता है। ऑलराइट, तो एक रेंज बाउंड ट्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस में, लेकिन एक मेजर रन अप जो देखने को मिला है किशोर, वो सिल्वर में है। और अब अगर हम इस साल के दोनों के ही गोल्ड एंड सिल्वर के रिटर्न्स देखें तो 27% ईच में है, तो यानी कि अच्छा खासा कैचअप यहाँ पर चांदी ने किया है। करंट लेवल से 36 के ऊपर आपको लगता है सस्टेन करेगा? और कितनी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है नियर टर्म के लिहाज से? और कोई अगर डिप का इंतजार कर रहा है खरीदने के लिए तो उन्हें कहाँ तक वेट करना चाहिए? आई थिंक सिल्वर काफी टाइम के बाद जो उसका आउट परफॉर्मेंस है या कैचअप है वो हम देख रहे हैं काफी समय के बाद। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे करंट लेवल से भी इसमें जो तेजी है वो कम से कम आपको $38 तक आपको जो शॉर्ट टर्म में वो चलना चाहिए। सो $38 मतलब इंडियन मार्केट्स में अगर देखेगा तो 1,12,000 के आसपास तक आपको दिख सकता है। सो शॉर्ट टर्म में ये कंटिन्यू करेगा, एंड 1,04,000 1,04,500 के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू बाइंग लग सकता है। अगेन मैं हर बार मैं इसको मेंशन करता ही हूँ। तो सिल्वर थोड़ा सा हाई वॉलेटाइल कमोडिटी होता है, थोड़ा सावधान रखना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस के जरिए से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो थोड़ा अगर 2,000 रुपए के आसपास, अगर 1,04,000 1,04,500 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे थोड़ा सा बेहतर वैल्यू दिखता है। सो जो इंडियन मार्केट्स में अगर आपको 1,10,000 से 1,12,000 का शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है। लॉन्ग टर्म हमारा जो 1,25,000 का जो टारगेट है वो अभी भी बरकरार है, और $42 का जो टारगेट है हम कंटिन्यू टू मेंटेन करते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं। किशोर, आपको नहीं लगता कि लाख के नीचे एट ऑल चांदी जाएगी इन द नियर टर्म? जा सकता है, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। 5-6% है तो 5-6% का मूवमेंट कभी भी आ सकता है। सो ₹1,00,000 का जो वैल्यू है इंडियन मार्केट्स के लिए, आपको राउंड फिगर है तो थोड़ा सा आपको अहमियत लगता है, बट मेरे मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स में जो $35 इस ₹1,00,000 के आसपास। तो 35 सेंटिमेंटली ऐसा कोई ये नहीं है। एंड टेक्निकली ऑल्सो दैट्स नॉट ए ग्रेट सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल आपको देखेगा 32-32.5 के आसपास सपोर्ट लेवल से ऊपर में 38 के आसपास आपका रेजिस्टेंस लेवल से है, अगर मतलब टेक्निकली अगर देखें तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में अगर $1-2 नीचे आ जाता है तो वहां पे आप खरीद सकते हैं। 10-12 मतलब 1,000-1,200 रुपए 1,500 रुपए नीचे आता है तो वहां पे बेहतर लगता है। फेयर पॉइंट। बात अब यहाँ पर गोल्ड की कर लेते हैं। कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। ओवरनाइट मार्केट्स में कुछ गेन्स ऑफ कोर्स देखने को मिले हैं, क्योंकि कल हम 3300 तक जाते हुए नजर आए थे, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर के कारोबार एशियन मार्केट्स में कुछ मुनाफा वसूली के बावजूद भी 3320 के आसपास के लेवल्स। अनुराग जी, कैसे देखते हैं आप गोल्ड के प्राइसेस को? डिमांड सेंस भी लेना चाहेंगे, भारतीय बाजारों में किस तरह की देखने को मिली है? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमने देखा है कि एक डिस्काउंट पे सोना, इवन चांदी भारतीय बाजारों में काम करते हुए नजर आए हैं। अब क्या सीन है? आप म्यूट पर हैं अनुराग। सॉरी, मैंने कहा कि $3,200 से लेकर के और $3,400 के बीच में ये हमारा गोल्ड का मार्केट रन कर रहा है करंट टाइम में।
ये एक पॉजिटिव साइन है। ये कहीं ना कहीं हमको ये दिखाता है कि आगे वाले भविष्य में सोना तेज होने वाला है। ये अगर इस तरीके से कभी भी मार्केट के अंदर जो स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि देखिए उसका एक सबसे बड़ा कारण है अमेरिका कर्ज के बोझ के तले पूरा दबा हुआ है। और दूसरा, सीधी सी बात है कि रशिया और यूक्रेन दोनों का अभी तक के कोई भी वार थमने का नाम नहीं ले रहा है, और दोनों अपनी अपनी तरफ अपनी अपनी अग्रसर है युद्ध को लेकर के। ये कहीं ना कहीं एक हमारे मार्केट को एक आगे बढ़ने की ही दिशा प्रदान करता है। दूसरे, इस इन सब सिनेरियो को लेकर के हम कहीं ना कहीं, जो मैंने आपसे पिछली बार भी बोला था कि हम $3800 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। 1,07,000 के आसपास हमें लगता है कि सोना बहुत जल्द हमें देखने को मिल जाना चाहिए, और हम $3800 को बहुत जल्द टच करेंगे। और ये जो पूरी वर्ल्ड के जो सिनेरियो चल रहे हैं करंट टाइम में, ये सब मिला करके सोने को कहीं ना कहीं तेजी देते हैं। और इस समय जो मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई की बात है, तो मैडम देखिए, जून के महीने में वैसे भी शादियों के सीजन जो है वो 10 तारीख आज है, आज से समाप्त हो रहे हैं। तो जो शादियों का सीजन है, तो ये लाजमी बात है कि आम जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं मार्केट में उसका वॉल्यूम घटेगा। लेकिन इसके बावजूद भी एक आम जो कंज्यूमर होता है, जो रेगुलर कंज्यूमर होता है, वो आपके साथ मार्केट में रहता है। उसकी वजह से मार्केट हमारा रन करता रहता है, क्योंकि मैं यही कहूंगा कि 150 करोड़ लोगों का देश है। तो व्यापार कहीं ना कहीं कभी 20-30% माइनस होता है, प्लस होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाल रन करता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले की तरह अब लोगों की परचेजिंग का सिस्टम नहीं है। आज जब इंसान की जेब में पैसा होता है तब वो परचेजिंग करना चाहता है, हाँ अब जी, वो हाँ, absolutely। उसका वेट नहीं करता है। अनुराग जी, लेकिन डिस्काउंट में चल रही है क्या मार्केट बुलियन ट्रेडर्स के लिए? मैडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। देखिए, लेबर जो होती है, जो आपका प्रोडक्ट के हिसाब से जो लेबर्स होती है, उनमें आदमी अपने अपने हिसाब से, हर एक कंपनी चाहती है कि हम अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए कोई ना कोई डिस्काउंट ऑफर करें। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो कहीं भावों में कहीं डिस्काउंट आ रहे हैं। लेबर्स में अपने अलग जो हमारी जो अपनी खुद की जो प्रॉफिट्स हैं, हम उनमें से कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ये सबका नैतिक अधिकार है और वो लोग करते रहते हैं। अनुराग जी, एक और फाइनल क्वेश्चन। सबका मानना है कि अब तक इस साल में जो 4-4.5 महीने बीते हैं, डिमांड गोल्ड ज्वेलरी की इन सेंस ऑफ वॉल्यूम यहाँ पर गिरी है। कोई परसेंटेज टर्म्स आप अलॉट करना चाहेंगे कि कितनी मांग गिरी है अब तक? मैडम, अगर देखिए, मैं अगर वैसे बात करूं तो मुझे लगता है लगभग भाव को लेकर के, केवल भाव की वजह से, इतना ज्यादा अनसर्टन भाव होने की वजह से एकदम से लोग शॉक हुए और उनका बजट गड़बड़ा गया। इस वजह से मुझे लगता है 30% के आसपास, 30 से 35% के आसपास मार्केट का बिजनेस कम हुआ है पीछे भाव की वजह से। और लोगों ने रिसाइकिल गोल्ड और पुराने गोल्ड से ही काम चलाया है। तो मैं 30 से 35% का इसमें माइनस का आपको नंबर दूंगा। ऑलराइट, अनुराग जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली तेजी बनी रह सकती है सोने के प्राइसेस में। 3800 तक के लेवल्स ऊपर में यहाँ पर देखने को हमें आने वाले महीनों में मिल पाएंगे। ब्रेक में जाएं उससे पहले किशोर, एक सेंस आपसे कॉपर पे लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम मल्टी मंथ हाइज पर हैं। 7 मंथ हाइज पे कॉपर फिलहाल कारोबार कर रहा है। जिस तरह की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है, यहाँ इसे कितना सस्टेनेबल देखते हैं? ऑफकोर्स नियर टर्म शॉर्टेजेस हैं, बैकवर्डेशन है, डॉलर डिक्लाइन है, एलमी इन्वेंट्रीज में गिरावट है, लेकिन क्या ये सस्टेन करेंगे कॉपर को हायर? आई थिंक कॉपर मार्केट सबसे ज्यादा मतलब फोकस से जो चाइना एंड यूएस का जो ट्रेड टॉक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई थिंक इंटायर मेटल मार्केट एंड खास करके जो कॉपर का मार्केट है। सो 9,750 760 के आसपास जो ट्रेड कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता है तो कुछ ना कुछ अगर एक नतीजा निकल जाता है, या कुछ एक समझौता बन जाता है, या ड्यूटीज में थोड़ा कटौती अगर देखने को मिलता है, इवन अगर जो राहत दिया गया है वो एक्सटेंड भी होता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रिस्टोर हो सकता है, विच विल टेक अस टू अराउंड क्लोज टू अराउंड $10,000 लेवल्स। बट आई थिंक फिलहाल के लिए अगर नहीं होता है तो इन दैट सेंस ये नीचे आ जाएगा, प्रॉब्ली 860 865 तक आपको नीचे आ जाएगा। तो आई थिंक ये काफी हद तक न्यूज बेस्ड हो गया अभी, स्पेशली दिस वीक के लिए बहुत ही हाई सेंसिटिव कमोडिटी है फॉर द ट्रेड टॉक्स, आई थिंक। बट ओवरऑल अदरवाइज जो डिमांड सप्लाई साइड अगर देखेगा तो अभी भी डिमांड अच्छे के साथ ठीक ठाक है, सप्लाई साइड थोड़ा सा वीक है, स्पेशली सम ऑफ द माइंस से आपको जो देख रहे हैं, एंड सम ऑफ द अदर टैरिफ रिलेटेड इश्यूज भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लेके आ सकता है, बिकॉज ओवरऑल प्राइसेस में टैरिफ्स इंक्लूड हो जाता है इसके वजह से। किशोर, बहुत शुक्रिया वो सारी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर शुगर की, जहाँ पर सीजन को लेकर कुछ चिंताएं हैं। क्या कुछ है डिटेल्स, ऑन ग्राउंड स्ट्रैटेजीज जानेंगे हम।
हमारे साथ अब इस्मा के डीजी दीपक बलानी हैं। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। सबसे पहले इंटरनेशनल क्यूज़ की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मेजर हेडलाइंस हैं चीनी की वो फिलहाल वहाँ से आ रही हैं। नियर 4 ईयर लोज के प्राइसेस हैं। ब्राज़ील, इंडिया, थाईलैंड सभी की क्रॉप अच्छी होने की एक्सपेक्टेशन है। आप कैसे देखते हैं ये सब नंबर्स? नहीं, इस समय इंटरनेशनल प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गई हैं। और ये एक कंसर्न भी है, क्योंकि जो अभी हमारा एक्सपोर्ट है, जो 10 लाख का एक्सपोर्ट अलाउ हुआ था, उसमें से लगभग 6 लाख एक्सपोर्ट तो हो गया है। बट फिलहाल क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गई हैं, तो अभी फिलहाल एक पॉज एक्सपोर्ट में आ गया है। बट हम उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ अगले 2 या 3 महीने में अगर कुछ मार्केट करेक्ट होता है तो शायद हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बट ये एक अभी कंसर्न है इंटरनेशनल प्राइसेस। और बट मुझे उम्मीद है कि जैसे भी अब ब्राज़ील का सीज़न अल्टीमेटली क्या आता है, क्या फाइनल प्रोडक्शन नंबर्स आते हैं, और थाईलैंड का अगले साल का क्या है, इंडिया का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत अर्ली है इंडिया को कोई एस्टिमेट करना। हालांकि काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, बट आई थिंक अभी जल्दी होगी। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि फाइनल नंबर्स क्या आते हैं और इंटरनेशनल प्राइसेस किस तरह कहाँ बैठती है। इसमें जो यूएस का जो टैरिफ का, अभी कई सारे टैरिफ के ऊपर जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो आई थिंक वो भी 1 या 2 महीने में क्लैरिटी आ जाएगी। तो एक मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल और कहीं ना कहीं एक फाइनल नंबर पे बैठेगा, और उम्मीद है कि वो पॉजिटिव रहेगा हमारे लिए। Well, absolutely. I know दीपक जी, it's very early days right now, but बहुत सारी ग्लोबल एजेंसीज ने ऑलरेडी इंडिया की रिपोर्ट्स में कहा है कि आने वाले 2 सीजन्स 25-26, 26-27, यहाँ पर 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स ऑफ सरप्लस शुगर हो सकते हैं। आई मीन NFCSF ने यहाँ पर 35 मिलियन टन्स की बात भी की है। मैं आपको नंबर के लिए पुश नहीं करूंगी, लेकिन जैसे आपने कहा कि बेहतर नंबर की उम्मीद है आगे जाकर। बिल्कुल। देखिए, नंबर तो अभी हम बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि इसमा जो है, हम लोग डेटा ड्रिवन है, और हमारा जून 3rd वीक से जो सैटेलाइट सर्वे एरिया का शुरू होगा, उसके बाद हमारा फील्ड सर्वे भी होता है। तो हमारा जो फर्स्ट प्रिलिमिनरी एस्टिमेट आते हैं लगभग एंड ऑफ जुलाई आता है, जो एक प्रोडक्शन का एरिया का एक डायरेक्शन देता है। और उसके बाद हमारे पास हर महीने हम क्रॉप को मॉनिटर करेंगे और एक प्रोडक्शन नंबर देंगे। बट जहाँ तक प्रिलिमिनरी न्यूज़ आ रही है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो अटसाली की प्लांटिंग और जो प्री सीजनल क्रॉप की प्लांटिंग काफ़ी अच्छी हुई है, और क्योंकि आईएमडी ने भी एक नॉर्मल मॉनसून प्रेडिक्ट किया है, तो उससे भी ईल्ड में भी कुछ बेहतर हो सकता है। तो हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका इस बार काफ़ी अच्छी क्रॉप और प्रोडक्शन देखेंगे। हालांकि यूपी में, एक सेंट्रल और ईस्ट यूपी में थोड़ा कंसर्न है, क्योंकि जो 238 का जो ऑल्टरनेटिव है, जिस हिसाब से वो चेंज होता है, तो एक टेम्परेरी रिडक्शन होता है, तो शायद एक स्लाइड डिप एरिया में सेंट्रल और ईस्ट यूपी में आ सकता है। बट जैसा कि मैंने बोला कि अभी ये जल्दी होगी, अभी हमें 1 या 1.5 महीना और वेट करना पड़ेगा। जुलाई में गवर्नमेंट भी अपना एरिया का डेटा रिलीज करेगी। आई थिंक तब तक हम लोग वेट करते हैं, और एक सही साइंटिफिक डेटा बेस्ड नंबर अगर हम इशू करें तो वो शायद बेहतर होगा। एब्सोल्युटली गेट योर पॉइंट। जुलाई से पहले आपसे ये सवाल पूछेंगे भी नहीं अब, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, और वो था, मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी दीपक जी कि महाराष्ट्र कैसे यहाँ पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेवरेज करने वाला है इन सेंस ऑफ शुगर केन फार्मिंग एंड कल्टिवेशन। सिर्फ महाराष्ट्र कर रहा है, क्या है इसके डिटेल्स, एंड इज इट रियली अ बिग डील गोइंग फॉरवर्ड? बिल्कुल। देखिए, अब AI का यूज एग्रीकल्चर में दुनिया में कई कंट्रीज में हो रहा है, और शुगर केन में भी। अब हमें यह देखना है कि एरिया हमारा कितना बढ़े ना बढ़े, बट हमारी ईल्ड बढ़नी चाहिए। तो जो हमारा शुगर केन उसी एरिया में ज़्यादा हो, आई थिंक उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। और महाराष्ट्र में भी जो AI का पायलट काफ़ी हुआ है, और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी भी है कि इस्मा ने भी कई एजेंसीज के साथ मिलके AI, कई लगभग 25 या 30 मिलों के साथ मिलके AI का इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में कर रही है। उसमें यूपी में भी हो रहा है, MP में भी है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी है। और हमें उम्मीद है कि इससे ईल्ड काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर जो वेदर स्टेशन है, जो सॉइल की मॉनिटरिंग है और पेस्ट की मॉनिटरिंग है, उससे जो AI का यूज़ है और सैटेलाइट सर्वे का यूज़ है, उसको लेके
काफी जो पायलट अभी तक हुआ है उसमें ये देखा गया है कि यील्ड काफी लगभग 30 से 40% यील्ड बढ़ी है। तो उम्मीद है कि एआई के इम्प्लीमेंटेशन से जो अभी हम लोग फिलहाल एक मीडियम या स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, अगर ये पायलट कामयाब हुआ तो इसको एक बड़े एरिया में फार्मर तक ले जाने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि हमारी यील्ड बढ़े और फार्मर की भी उसी एरिया में, क्योंकि शुगर केन ज्यादा होगा तो उसकी भी इनकम बढ़ेगी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी पहल है और इसका यूज बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं और करेंगे भी आगे फ्यूचर। पॉइंट टेकन। दीपक बलानी जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, एक आइडिया फसल पे देने के लिए, एंड ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स जैसे आपने कहा ग्लोबल मार्केट्स को हम यहाँ पर वॉच करेंगे। बट एब्सोल्युटली एआई एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत बड़ी पहल है, एंड वही है काफ़ी सारे सेगमेंट सेक्टर्स एंड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में हमने इसको आता हुआ देखा है, एंड क्लियरली रिजल्ट हमने अब यहाँ पर केन में भी आते हुए देखे हैं। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए दीपक जी, एंड ऑफ कोर्स आपसे फिर से बात होगी एज वी हैव मोर डिटेल्स, मोर नंबर्स, और जुलाई के महीने में जिस तरह की बारिश पड़ती है और जिस तरह की हम आगे जाके यील्ड्स देखते हैं उस पर भी करेंगे चर्चा। जाते जाते आपको बता दें कि सोना इस साल का बेहतरीन परफॉर्मिंग कमोडिटी यहाँ पर रहा है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार गोल्ड मास्टर क्लास। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गुर, वो भी रियल केस स्टडीज के साथ। और जी हाँ, आपके सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चाहे बात हो कितना सोना रख सकते हैं, हेज कैसे करें, कब खरीदें, कहाँ से खरीदें, साथ ही गिफ्टिंग पर टैक्सेस, पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर जीएसटी के नियम। सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब सिर्फ इस वेबिनार में, तो देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर रजिस्टर करें और बने गोल्ड मास्टर क्लास का हिस्सा।